हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम की, जो कि आपका 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों, इसमें बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में आने वाले जीके और जीएस के क्वेश्चंस के ऊपर। ये हमारा 23वां सेशन है। यदि आपने पिछले सेशंस को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं आई बटन पे जाकर। और दोस्तों, इसमें टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को लिया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की उनकी प्रबल संभावना रहती है। रोज़ शाम 7 बजे यह हमारा सेशन चलता है और ये 23वां सेशन है। यदि एसएससी जीडी के अतिरिक्त आप केवीएस, सुपरटेट, रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस, एसएससी, एसआई और स्टेट एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं पहले लूँगा। क्वेश्चन नंबर है 2 और क्वेश्चन का आंसर करने का आपका तरीका यही है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि क्वेश्चन अगर आपका 2 नंबर है और 2 का आपको आंसर करना है तो 2 का ए सही है तो ए, बी सही है तो बी और सी सही है तो सी और डी सही है तो सी डी। इस तरह से आपको आंसर कमेंट करना है। आंसर कमेंट कीजिएगा आप। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या कहता है क्वेश्चन? जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं? तो किस किस राज्य का दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आपका लोकसभा में प्रतिनिधित्व आता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन डी है महाराष्ट्र तथा बिहार। 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, 4 में से एक आंसर सही है। फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर बात की गई है लोकसभा में प्रतिनिधित्व का जो प्रश्न उठता है, उसके हिसाब से कौन कौन से राज्यों को दूसरा नंबर पे और तीसरे नंबर पे दर्जा मिला हुआ है, यानी सबसे अधिक को छोड़कर दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कौन कौन से राज्यों का प्रतिनिधित्व रहता है लोकसभा में, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। तो लोकसभा, देखो दोस्तों, लोकसभा जो है अस्थाई सदन है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। अस्थाई सदन है लोकसभा। लोकसभा की जो कुल सीटों की संख्या है वह 543 सीटें निर्वाचित होकर प्रतिनिधि आते हैं और 2 सीटों पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है, यानी मनोनीत किया जाता है 2 सदस्यों को, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वह ओम बिड़ला हैं। कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और आपको बता दिया जाए, ये जो लोकसभा चल रही है 2019 से लेकर, यह 17वीं लोकसभा चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि दूसरे और तीसरे स्तर पर, यानी दूसरे और तीसरे दर्जे पर कौन कौन से राज्य हैं। तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए आप एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और पहले नंबर की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यानी यूपी, जिसकी जो सीटें हैं वह 80 हैं। कितनी हैं? 80 सीटों पर प्रतिनिधित्व करता है यूपी। और महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो 48 सीटों पर महाराष्ट्र करता है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीटों पर पश्चिम बंगाल करता है। इसके बाद आपका आता है बिहार, और बिहार का जो है 40 सीटों पर प्रतिनिधित्व रहता है। ये आपको याद रखना है। लोकसभा के प्रति कौन कौन से जो राज्य हैं, तो पहले नंबर पर यूपी, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पर बिहार। ये 4 आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन है, अठवड़ का क्या मतलब है, ये आपको बताना है। अठवड़ का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है भू राजस्व विभाग से है। ऑप्शन बी भू राजस्व है। ऑप्शन सी है आयात कर से है। ऑप्शन डी है वाणिज्य कर से है। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो अठवड़ का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग, भू राजस्व, आयात कर, वाणिज्य कर। फटाफट से आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर पहला है, तो यहाँ पर जो अठवड़ है ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो अठवड़ का जो संबंध है, अठवड़ का जो मतलब है, वह भू राजस्व विभाग से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे,
तो भक्ति जो आंदोलन था उसके प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे, ये आपको बताना। ऑप्शन ए है रामानुज आचार्य, ऑप्शन बी है ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी निम्बार्काचार्य। चार ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए आप कि जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ में प्रतिपादन किया था वह किसने किया था। आपको बताना है रामानुज आचार्य ने, जिन्हें रामानुजाचार्य भी कहा जाता है, ज्ञानदेव ने, वल्लभ आचार्य ने और निम्बार्काचार्य ने। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, रामानुज आचार्य, जिन्हें रामानुजाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह पता होना चाहिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का आपने अभी नाम सुना होगा। समानता की जो मूर्ति लगाई गई है वह कहाँ पर लगाई गई है, तो यह हैदराबाद में लगाई गई है दोस्तों। कहाँ? हैदराबाद में। हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की मूर्ति लगाई गई है और उसमें कौन है? रामानुजाचार्य ही हैं। वह मूर्ति किसकी है? रामानुजाचार्य की है। और वह किस उपलक्ष्य में लगाई गई है दोस्तों? तो रामानुजाचार्य के 1000 वर्ष, रामानुजाचार्य के जन्म के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह मूर्ति लगाई गई है। और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वह 216 फीट है। कितनी है? 216 फीट की ऊंचाई की मूर्ति है। रामानुजाचार्य का जो जन्म हुआ था वह मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और मद्रास को अब फिलहाल में क्या कहा जाता है वर्तमान में? तो चेन्नई कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, चेन्नई ही वर्तमान में मद्रास का परिवर्तित नाम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक थे। कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? ऑप्शन ए है डांडी, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। चार ऑप्शन है दोस्तों, चार में से फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंदोलन पे आधारित ये। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? दांडी में की थी, चंपारण में की थी, खेड़ा में की थी या अहमदाबाद में की थी? फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे जो भी आपका आंसर है। तो बात कर लेते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। मोहनदास करमचंद गांधी इनका जो था दोस्तों पूरा नाम था। और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतली बाई था। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर इतना तो सबको पता ही होगा, 1869 में हुआ था। 1869 में। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में हुआ था। और पोरबंदर कहाँ पर है? वह आपका गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। इनके अगर नारे की बात की जाए, कभी कभी एग्जाम में आता है कि नारे जो महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने जो नारा दिया था वह दिया था करो या मरो, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो वह भी महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। और इनकी पुस्तक की बात करते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये पुस्तक भी महात्मा गांधी जी द्वारा ही लिखी गई है। तो ये आपको फैक्ट हैं जो रिलेटेड हैं इस क्वेश्चन से और आपके एग्जाम से, आपको ये भी याद रखने हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह विधि सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त की थी? तो दोस्तों चंपारण में इनका पहला सत्याग्रह आंदोलन चला था। ये ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था वह किस तारीख को हुआ था? ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1946 को। संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था वह कब हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन है। फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट करिए जो भी आपका आंसर है। बात कर लेते हैं यहाँ संविधान सभा की। तो संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह 6 दिसंबर
6 दिसंबर 1946 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद 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 सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। इनका जो अस्थायी अध्यक्ष थे यह चुने गए थे 9 दिसंबर को और स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर को 1946 में। ये आपको याद रखना है। और संविधान का जो पिता कहा जाता है तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो यह पहले कानून व न्याय मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। ये आपको याद रखना है। एक फैक्ट और मैं बताता हूँ जो वर्तमान में अभी क्या है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में 100 संशोधन होने के बाद 448 अनुच्छेद वर्तमान में संविधान में हैं। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद जो दूसरा सत्र हुआ था वह 11 दिसंबर को हुआ था। दूसरी बैठक जो हुई थी 11 को, उसमें के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था यानी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद हैं। जो अभी वर्ष चल रहे हैं उन वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद कौन, यानी सबसे ज़्यादा आयात किस चीज़ का भारत करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम पदार्थ एवं अनाज। ऑप्शन बी है पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ। ऑप्शन सी है पेट्रोलियम पदार्थ एवं रासायनिक उर्वरक। ऑप्शन डी है जवाहरात एवं पेट्रोलियम पदार्थ। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, इससे कि मोटिवेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि हाल ही में भारत के आयात के सबसे बड़े मद कौन से हैं। आयात के जो मद हैं सबसे बड़े वह कौन से हैं? तो पेट्रोलियम पदार्थ एवं अनाज दे रखा है, पेट्रोलियम वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ एवं रासायनिक उर्वरक, जवाहरात एवं पेट्रोलियम पदार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थों पर सबसे अधिक आयात होता है भारत के अंदर। तो भारत के अंदर पूंजीगत वस्तुएं ज़्यादा आती हैं और पेट्रोलियम पदार्थ ज़्यादा आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कमेंट करें दोस्तों कि मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, इनमें से कोई नहीं, सैयद अहमद खां। 4 ऑप्शन हैं ए बी सी डी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो स्थापना की थी दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि स्थापना इसकी कब हुई थी। तो 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1921 में हुई थी। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दोस्तों। क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यह कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। अलीगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? यूपी में है। और यूपी भारत का एक राज्य है, ये आपको याद होना चाहिए। इसको पहले जो इसका नाम था उसका नाम मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। अभी की जो बात की जाती है इसमें, तो शिक्षकों की संख्या है, जो टीचर हैं इसमें, टीचर जो हैं वह 2000 टीचर रहते हैं इसमें। और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो इसमें 30,000 स्टूडेंट रहते हैं। ये आपको इस 30,000 स्टूडेंट इसमें अपनी शिक्षा को पाते हैं। और टीचर 2000 हैं। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी।
इस जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसको बदलकर 1921 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। तो किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? उपराष्ट्रपति की बात की गई है कि अगर उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करना हो तो यह कहाँ पर प्रस्तावित होगा, यानी पद से हटाना हो तो कहाँ पर प्रस्ताव लाया जाएगा? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए कि अगर भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो किस सभा में आपको प्रस्ताव पारित करना होगा, किस सभा में प्रस्ताव लाना होगा, तब जाकर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब देखो इसके क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी सेशन में एक में करा चुका हूँ, यदि आपने देखा होगा तो कमेंट जरूर कीजिए, अगर नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ केवल राज्यसभा यहाँ पर आंसर है। अब बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है राज्यसभा। और राज्यसभा में कुल सीटों की जो संख्या है वह 245 है। कितनी है? 245, जिसमें से 233 सीटें निर्वाचित होती हैं और 12 सीटों पर राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं प्रतिनिधियों को, और ये स्थायी सदन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि राज्यसभा के जो सभापति हैं वह कौन हैं? तो वह जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं वह कौन है? राज्यसभा के सभापति हैं, और साथ ही जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं। और सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व की अगर बात की जाए तो अभी एक क्वेश्चन आया था पहले कि लोकसभा में दूसरे और तीसरे नंबर पर प्रतिनिधित्व कौन कौन से राज्य करते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे नंबर 1 पे है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, और उसके बाद में तमिलनाडु। तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आता है जो कि 18 प्रतिनिधियों को भेजता है, महाराष्ट्र 19 प्रतिनिधियों को भेजता है, और उत्तर प्रदेश 31 प्रतिनिधियों को राज्यसभा में भेजता है। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि करेक्ट आंसर केवल राज्यसभा में पारित करके प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प लिया जाता है, और उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। तो गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वह कौन थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी सूर्य। 4 ऑप्शन है दोस्तों, फटाफट से आप आंसर कमेंट कीजिए। शिव थे या विष्णु थे या बुद्ध थे या सूर्य थे? तो गुप्त काल की यहाँ पर बात हुई है, तो गुप्त काल को दोस्तों जो स्थापना हुई थी वह श्री गुप्त ने की थी। किसने की थी? श्री गुप्त ने गुप्त काल की स्थापना, गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। और वंश की बात कही है यहाँ पर। अब बात करते हैं यह जो गुप्त काल की, तो गुप्त काल का यहाँ पर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। और गुप्त वंश की अगर बात की जाए तो वह श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी, और उसकी जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? गुप्त वंश की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। और इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह विष्णु हो जाएगा। विष्णु भगवान सबसे लोकप्रिय देवता थे। कब? गुप्त काल के देवता कौन थे? तो विष्णु जी थे। ये आपको याद रखना है। गुप्त काल अलग है और गुप्त वंश अलग है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। 4 ऑप्शंस दिए हैं, फटाफट से जो भी पोजीशन भारत की है आपने अगर पढ़ा है तो इसको कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि भारत की कौन सी पोजीशन है। तो यहाँ पर अगर बात करें पोजीशन की भारत की, तो प्रथम पोजीशन भारत की नहीं है, तृतीय पोजीशन भारत की नहीं है और चतुर्थ पोजीशन भारत की नहीं है। तो द्वितीय पोजीशन भारत की है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड पोजीशन। आप कमेंट करिए, कमेंट करने से आपको क्वेश्चन का आंसर भी याद रहता है। तो आप कमेंट से बिल्कुल पीछे ना हटें। अगर आपका गलत आंसर है तो गलत कमेंट कीजिए, अगर सही आंसर पता चलता है तो उसके बाद सही कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह द्वितीय है। कहाँ पर? चीनी उत्पादन में जो भारत का स्थान है वह द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील ब्राज़ील जो है वह प्रथम स्थान पर है और भारत जो है आपका द्वितीय स्थान पर है। अब बात करते हैं भारत की जो प्रथम स्थान की, तो अभ्रक में अभ्रक जो है, अभ्रक के लिए भारत प्रथम स्थान पर आता है। दूसरा, भारत की अगर बात करें तो भारत में जो स्टेट हैं वह कितने हैं? 28 राज्य हैं वर्तमान में। और यूटी कितने हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश? तो वो 8 हैं। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए एरिया की, तो इसका क्षेत्रफल 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? किलोमीटर स्क्वायर 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन में यह सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों। किस पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है। तो चीन यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन में आता है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह 7वें नंबर पे आता है दोस्तों। अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो यह दूसरे नंबर पे आता है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि जीएस से रिलेटेड थे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके साइंस से रिलेटेड। तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है पहला कि जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो उनके साथ ले जाती हैं, अपने साथ वह क्या ले जाती हैं? ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी विभवांतर। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। ये साइंस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है और साइंस के जो भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। फटाफट से इसका कमेंट कीजिए। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती हैं? द्रव्यमान ले जाती हैं या ध्वनि ले जाती हैं या ऊर्जा ले जाती हैं या विभवांतर ले जाती हैं? फटाफट कमेंट करें दोस्तों। तो जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ में ऊर्जा ले जाती हैं। क्या ले जाती हैं? ऊर्जा। और इन ध्वनि की तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज़ की? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम कहें तो यह निर्वात में नहीं चल सकती हैं। क्या कि यह निर्वात में नहीं चल सकती हैं ध्वनि तरंगें जो भी हैं, और यह ऊर्जा को अपने साथ ले जाती हैं। अब बात कर लेते हैं ध्वनि तरंगें कितनी होती हैं। तो ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं अवश्रव्य तरंगें, दूसरी होती हैं श्रव्य तरंगें, दूसरी श्रव्य तरंगें और तीसरी होती हैं पराश्रव्य तरंगें। 3 तरह की ये ध्वनियाँ होती हैं। इसकी जो अवश्रव्य तरंगें जो होती हैं उनकी 20 हर्ट्ज से कम की 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, डाउन में चली जाती हैं, वो 20 हर्ट्ज होती हैं। और यह 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की जो होती हैं वह श्रव्य तरंगें होती हैं। हर्ट्ज तक की जो होती हैं 20,000 हर्ट्ज तक की वह श्रव्य तरंगें। और पराश्रव्य तरंगों की अगर बात की जाए तो वह 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की तरंगें होती हैं वह पराश्रव्य तरंगें होती हैं। जो श्रव्य तरंगें होती हैं उन्हें हम जनरली अपने कानों से सुन लेते हैं, अवश्रव्य तरंगों को नहीं सुन पाते और पराश्रव्य तरंगों को भी नहीं सुन पाते। तो वह क्या ले जाती हैं? ऊर्जा अपने साथ ले जाती हैं। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ में ऊर्जा ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे आता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इसको शॉर्ट में टीएनटी भी कहा जाता है। क्या है? एक अपतृणनाशक है, ऑप्शन बी कीटनाशक है, ऑप्शन सी विस्फोटक है, ऑप्शन डी जीवाणुनाशक है। अपतृणनाशक है, कीटनाशक है, विस्फोटक है, जीवाणुनाशक है। ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ट्राई नाइट्रोटोलुइन को आपको बताना है
तो इसके पहले ट्राई-नाइट्रोटोलुएन है क्या, ये जान लीजिए दोस्तों। तो ट्राई-नाइट्रो जो टोलुएन है, वह एक विस्फोटक है। क्या है? विस्फोटक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और विस्फोटक है, इस किस-किस के काम आता है? तो यह सैन्य गोलों के काम आता है। सैन्य गोले, जो गोले होते हैं, उनके काम आता है। या हथगोले होते हैं, बम बनाए जाते हैं। बम बनाए जाते हैं, बम के भी काम आता है यह। और हथगोलों के भी काम आता है। और यह पानी के अंदर विस्फोट करने के काम आता है। किसके काम? पानी के अंदर विस्फोट करने के लिए भी यह काम आता है। तो ये आपको याद रखना है। क्या? कि ट्राई-नाइट्रोटोलुएन क्या है? एक विस्फोटक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आता है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो हुक का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है द्रव दाब से, ऑप्शन बी प्रत्यास्थता से, ऑप्शन सी रेडियोधर्मिता से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हुक का जो सिद्धांत है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताना है। द्रव दाब से, प्रत्यास्थता से, रेडियोधर्मिता से और इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप अपना आंसर कमेंट करेंगे। जो हुक का सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत, तो वह प्रत्यास्थता से संबंधित है। किससे है? प्रत्यास्थता से संबंधित है। अब जो हुक ने जो सिद्धांत दिया था वह कब दिया था? तो 1676 में दिया था। कब दिया था? 1676 में हुक ने सिद्धांत दिया था। प्रत्यास्थता का सिद्धांत है। अब प्रत्यास्थता होती क्या है? प्रत्यास्थता कौन सा गुण होता है? तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रत्यास्थता कौन सा गुण होता है। यह कोई क्या है? यह स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को हमने खींचा, खींचने के बाद में ये क्या होगा? ये थोड़ी सी इस तरह से बन जाएगी। और फिर खींचने के बाद में अगर हम इसको छोड़ देंगे तो यह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। तो ये जो क्रिया है पूरी तरह से यही प्रत्यास्थता कहलाती है। आपको ये याद रखना है। और यही हुक का नियम था कि कोई भी तन्य जो चीज है, अगर उस पे हम बाहरी बल लगाकर उसको तानते हैं तो वह तन जाती है। और यदि उसको ऐसे ही उस पर जो बल है उसको हटा दिया जाए तो वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसी को प्रत्यास्थता का नियम कहा जाता है। तो इसका जो नियम आया था, जो सिद्धांत आया था, वह 1676 में किसने दिया था? हुक महोदय ने दिया था। आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक हैं। कौन है आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक? ऑप्शन ए है मोसले, ऑप्शन बी मेंडेलीफ, ऑप्शन सी आवोगाद्रो, ऑप्शन डी है डाल्टन। आधुनिक आवर्त सारणी की यहाँ पर बात की गई है। अगर आवर्त सारणी की बात की जाती है तो यहाँ पर मेंडेलीफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी, और यहाँ पर बात की गई है आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी का जो नियम था वह क्या था? आप सुनिए ध्यान से कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन, यानी इसमें भार यूज हुआ था। और जो मोसले ने आवर्त सारणी का जो नियम दिया है वह आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक, यहाँ पर क्रम की बात की गई है आधुनिक आवर्त सारणी में। और मेंडेलीफ की जो आवर्त सारणी थी वहां पर भार की बात की गई थी। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम दिया है, आवर्त नियम, वह मोसले ने दिया है। किसने दिया है? मोसले ने। ये आपको याद रखना है। और मेंडेलीफ का आवर्त सारणी का जो नियम है वह भार पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर आपका हो गया है ए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फोटोग्राफिक फिल्म पर किस धातु की ब्रोमाइड की पतली परत होती है? जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है, प्लेट होती है, उस पर किस धातु की ब्रोमाइड की पतली परत होती है? आपको बताना। ऑप्शन ए प्लेटिनम है, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सोना। चार ऑप्शन है, फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। जो फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट पर जो ब्रोमाइड की जो छड़ पतली परत होती है वह किस चीज़ की चढ़ाई जाती है? प्लेटिनम की, मैग्नीशियम की, चांदी की और सोना की। फटाफट आंसर कमेंट करें। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी की परत जो चढ़ाई जाती है ब्रोमाइड, ये किस धातु के ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है फोटोग्राफिक प्लेट पर? जो परत चढ़ाई जाती है वह चांदी की चढ़ाई जाती है।
और दोस्तों चांदी की अगर बात करें तो यह सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। सुचालक है दोस्तों किसका है? सुचालक। सुचालक है दोस्तों किसका? विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का आपका ये सुचालक है। दूसरा यह आभूषण बनाने में भी काम आता है, ये आपको पता है। आभूषण बनाने में भी चांदी का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्षार वह पदार्थ है जो, क्षार कौन सा पदार्थ है? प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए। क्षार कौन सा पदार्थ है? प्रोटॉन देता है या फिर प्रोटॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन देता है, ये आपको बताना है। क्षार कौन सा पदार्थ है? तो क्षार जो है प्रोटॉन को ग्रहण ही करता है और अम्ल प्रोटॉन को देता है। प्रोटॉन देता है वह अम्ल होता है, प्रोटॉन ग्रहण करने वाला क्षार होता है, ये आपको याद रखना है। क्षार कहते हैं बेस को और अम्ल कहते हैं एसिड को, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है परमाणु संख्या 17। कह रहा है परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 35 प्रोटॉन, 35 न्यूट्रॉन। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी एक सेशन में कराया था, उसमें मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था कि क्या होता है, प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो परमाणु संख्या उसकी 17 है। कितनी है? 17। द्रव्यमान संख्या 35 है। कितनी है? 35 है द्रव्यमान संख्या। तो इसमें पूछा है क्लोरीन, एक क्लोरीन है, Cl है, क्लोरीन परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या दी गई है तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे तो आपको बताना है। तो द्रव्यमान संख्या 35 है और परमाणु संख्या 17 है, तो 17 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18। तो 18 क्या होंगे दोस्तों? न्यूट्रॉन होंगे कि प्रोटॉन होंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 18 न्यूट्रॉन होंगे। क्या होगा? 18 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है, ये आपको याद रखना है। तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या आपने घटाई, न्यूट्रॉन तो यहाँ पर 18 आ गया, तो परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है, तो उसमें 18 न्यूट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 18 न्यूट्रॉन, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है स्थिर गति से जा रही खुली कार में, कोई स्थिर गति से खुली कार में जा रही है, उस खुली कार में एक बालक गेंद को हवा में ऊपर फेंकता है, सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरेगी। जैसे कार आपकी ऐसे चल रही है, चलते हुए यहाँ पर आपकी कार है और यहाँ पर किसी बच्चे ने गेंद को ऊपर फेंक दिया है, वो कार ऊपर से खुली हुई है, तो गेंद कहाँ गिरेगी आपको बताना है। ऑप्शन है उसके पीछे गिरेगी, ऑप्शन दूसरा है उसके सामने गिरेगी, ऑप्शन सी उसके हाथ में गिरेगी, ऑप्शन डी उसके बगल में गिरेगी, ये आपको बताना है। तो कोई कार है, कार में चलती हुई कार में ऊपर से ओपन है, खुली हुई है, उसमें किसी ने गेंद को फेंका ऊपर, तो वह गेंद कहाँ जाके गिरेगी? पीछे गिरेगी, आगे गिरेगी, वहीं गिरेगी या उसके इधर उधर गिर जाएगी, तो ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्जाम में कि आपका जो ऑब्वियसली आंसर जो होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा होता है तो आप कहते हो कि उसके पीछे गिरेगी, कार आगे निकल जाएगी, गेंद पीछे रह जाएगी, ये आपका आंसर होता है। ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं कि उसको आंसर को गलत कर देते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि उसके हाथ में गिरेगी। जैसे उसने हाथ से उछाली है सीधी ऊपर, सीधे ऊपर फेंकता है तो उसके हाथ में गिरेगी, अगर वो पीछे की तरफ फेंकता है तो पीछे गिरेगी, ये आपको याद रखना है। तो वह कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, तो डायरेक्ट वह कार में ही आएगी, और कार जब एक समान गति से चल रही है फिर भी वह कार में ही आएगी, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? बर्फ के दो टुकड़े थे, उनको आपस में घिसा उन्होंने और उसके बाद वह पिघल गए थे, तो वह किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो रदरफोर्ड ने किया था या जूल ने किया था या डेवी ने किया था या सेल्सियस ने किया था। चार हैं, फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए कौन सा आपका आंसर सही है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो दोस्तों केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत ज़्यादा आती हैं एग्जाम में, उसी तरह के क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया है। अगर सेशन अच्छा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और शाम को 7 बजे का टाइम दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शाम को 7 बजे प्रतिदिन यहाँ पर यह सेशन आपका चलता है। और एक बात और आपको बतानी थी कि हिंदी के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज आपको मैं टेस्ट सीरीज
वह कराने वाला हूँ। 1000 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज़ है उसको कराने वाला हूँ, तो उसके लिए दोस्तों तैयार रहिएगा। एक सेशन में आपके 50 से लेकर 100 क्वेश्चन मैं एक बार में कराऊँगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और एग्ज़ाम आपका 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसी वजह से मैं उस सीरीज़ को लेकर आने वाला हूँ, तो एग्ज़ाम से पहले उस सीरीज़ को ज़रूर कर लें और काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो बात करते हैं इसके आंसर की, कि 2 बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो किसने पिघला दिया था दोस्तों? ये आपको बताना था। तो डेवी ने, जो साइंटिस्ट थे डेवी, उन्होंने 2 बर्फ के टुकड़ों को लिया था और आपस में उनको रगड़ कर पिघला दिया था। यानी कि उनके बीच घर्षण उत्पन्न हुआ और घर्षण उत्पन्न होने की वजह से क्या हुआ दोस्तों, कि वहाँ गर्मी पैदा हुई और गर्मी पैदा होने की वजह से वह जो बर्फ के टुकड़े थे आपस में पिघलने लगे थे। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो डेवी महोदय ने किया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है? बढ़ जाता है या बढ़ता है या घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तित होता है? तो दोस्तों जंग लगने पर आपको पता होगा कि लोहा है, अगर लोहे पे जंग लगती है तो जिस स्थान पर जंग लगती है वह स्थान आपका थोड़ा-सा फूल जाता है, मोटा हो जाता है, यानी कि वहाँ लोहा खराब होने लगता है। तो जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तित होता है। फटाफट अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या यहाँ पर हो सकता है? तो जब बढ़ेगा, घटेगा तो परिवर्तित भी होगा और कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जंग लगने पर जो होता है लोहे का भार जो बढ़ जाता है। आपने कमेंट किया कि कम होता है, बढ़ता है, कुछ भी कमेंट किया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बढ़ जाता है और परिवर्तित भी हो जाता है, यानी कम से ज़्यादा हो जाता है। तो इसके दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है दोस्तों, वह परिवर्तित भी होता है और बढ़ता भी है। तो बढ़ेगा तो परिवर्तित भी होगा, अपरिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो किसने किया था? मधुमेह के उपचार हेतु हार्मोन जो इंसुलिन है उसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है एफ जी बेंटिंग ने, ऑप्शन बी श्री श्रीलिडेन एवं स्वान ने, लीडेन एवं स्वान ने, ऑप्शन सी है ब्राउन ने, ऑप्शन डी है हुक ने। 4 ऑप्शन है दोस्तों, फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए कि मधुमेह के उपचार के लिए जो इंसुलिन का आविष्कार किया था वह किसने किया था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि जो वयस्क मनुष्य होता है, जिसकी जो 40 से लेकर 50 तक की उम्र होती है, उसके लिए मधुमेह, मधुमेह बोलते हैं शुगर को। जो शुगर कितना रहना चाहिए 40 से लेकर 50 का, तो खाना खाने से पहले जो शुगर का लेवल होता है वह 90 से 130 mg प्रति dl होना चाहिए, mg प्रति dl होना चाहिए। खाने के बाद में अगर लेवल बढ़ रहा है तो 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 140 mg प्रति dl से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है, अपने शुगर को कंट्रोल करना है, ये आपको याद रखना है। और मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, तो किसने किया था? एफ जी बेंटिंग ने किया था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो अनोक्सी जो श्वसन होता है वो उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन ए है CO2 तथा जल, ऑप्शन बी फ्यूमेरिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी पायरुविक अम्ल। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए। जो अनोक्सी श्वसन होता है वह होता क्या है आखिर? ऐसा है कि जो अनोक्सी श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की आवश्यकता, जो श्वसन होता है अनोक्सी श्वसन, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो ऑक्सीजन श्वसन के जो मुख्य अंग हैं मानव के अंदर, वह दोस्तों क्या होते हैं? वह फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े। और ये मानव शरीर में श्वसन के प्रमुख अंग होते हैं।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो अंतिम उत्पाद अनोक्सी श्वसन का क्या होता है, वह होता है दोस्तों लैक्टिक एसिड। लैक्टिक जो अम्ल होता है वह अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम्पियर मात्रक है, जो एम्पियर है वह किसका मात्रक है, प्रकाश तीव्रता से संबंधित है, या विद्युत आवेश से संबंधित है, या विद्युत धारा से, या चुंबकीय क्षेत्र से। एम्पियर जो मात्रक है किसका मात्रक है, प्रकाश की तीव्रता, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, या चुंबकीय क्षेत्र। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। एम्पियर से आपको याद होना चाहिए कि यह विद्युत से रिलेटेड है, तो यहाँ पर विद्युत आवेश और विद्युत धारा दो ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एम्पियर है, एम्पियर मीटर ज़्यादातर विद्युत से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे विद्युत धारा से रिलेटेड होगा, कैसे होगा विद्युत धारा से रिलेटेड, एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। अब प्रकाश की तीव्रता की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो प्रकाश की तीव्रता का जो मात्रक है वह कैंडेला है, कैंडेला। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक भी आप याद कर लीजिए, कैंडेला है। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है दोस्तों वह कूलाम होता है, कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर का जो मात्रक है वह किसका है, विद्युत धारा का है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसको बी से डिनोट किया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और इसका जो दूसरा मात्रक होता है वह वेबर होता है, वेबर प्रति, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती हैं, तो पेंडुलम जो घड़ी है वो तीव्र गति से कब चल सकती हैं। ऑप्शन ए है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन बी है शीत ऋतु में, ऑप्शन डी सी है बसंत ऋतु में, ऑप्शन डी है वर्षा ऋतु में। जो पेंडुलम घड़ियां होती हैं जिनमें पेंडुलम लगा होता है, कोई ये घड़ी है उसका पेंडुलम जो होता है वह नीचे की तरफ होता है, तो वह इधर से उधर आता जाता रहता है, तब वह घड़ी चलती रहती है। अगर ये पेंडुलम आपका, अगर पेंडुलम बढ़ जाता है तो घड़ी क्या होती है, धीमे चलने लगती है। अगर ये पेंडुलम छोटा होता है तो घड़ी तेज चलने लगती है। तो छोटा कब होगा, छोटा कब होगा ये आपको बताना है, और बड़ा कब होगा। अगर छोटा होता है तो तेज चलेगी और बड़ा होता है तो धीमे चलेगी। तो दोस्तों ये ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ये पेंडुलम की जो लंबाई होती है वह बढ़ जाती है, तो घड़ी क्या स्पीड क्या होती है वो कम हो जाती है। शीतकाल में क्या होता है कि पेंडुलम की लंबाई जो है वो कम हो जाती है और घड़ी तेज हो जाती है, यानी कि तेज चलने लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतकाल में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदासीन घोल का पीएच मान होता है। अब यहाँ उदासीन घोल का पीएच मान पूछा है। ऑप्शन ए है 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। चार ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। उदासीन घोल का जो पीएच मान होता है, जो पीएच स्केल है, मैं आपको पहले पीएच स्केल दिखा देता हूँ। बात कर लेते हैं यहाँ पर पीएच स्केल की। ये आपका पीएच स्केल होता है इस तरह का। अब यहाँ पर इसमें जो लगी हुई हैं ये 0 से लेकर 14 तक, तो बैटरी का जो पीएच होता है वह 0 होता है। और यहाँ पे जो वाटर है, ये दिख रहा है आपको वाटर, वाटर का जो पीएच होता है दोस्तों 7 होता है, और ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। अगर आप 7 से इधर जाते हैं तो यह क्षार होते हैं, और इधर जाते हैं 7 से तो यह अम्ल होते हैं। इस पे लिखा है एसिडिक और एल्कलीज, यानी कि क्षार और अम्ल। 7 से नीचे जो भी आपके पीएच वैल्यू होती है वह सभी अम्ल होते हैं, 7 से ऊपर सभी क्षार होते हैं। तो क्या क्या होता है 7 से नीचे, आप जान लीजिए कि बैटरी होती है, स्टोमक एसिड होता है, लेमन होता है नींबू, विनेगर होता है यानी सिरका, टमाटो टमाटर, कॉफ़ी, मिल्क, ये सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अब क्षार की बात करते हैं तो हमारा जो खून होता है वह क्षारीय होता है, बेकिंग सोडा होता है वो भी क्षारीय होता है, स्टोमच टैबलेट जो होती हैं वो भी क्षारीय होती हैं, अमोनिया
अमोनिया सॉल्यूशन जो होता है वो भी क्षारीय होता है, और साबुन होता है वो भी क्षारीय होता है, ब्लीच जो आप जानते हो वो भी क्षारीय होता है, ड्रेन क्लीनर जो होता है वो भी क्षारीय होता है। तो यहाँ क्षारीय और अम्लीय। अब ये टेबल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो 3 के लगभग होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6 के लगभग होता है। पानी का 7 के लगभग होता है। ये एग्जैक्ट नहीं है आपका, ये पॉइंट में कुछ अलग होता है, लेकिन अगर आप इतना भी याद कर लेते हो तो आप अपना आंसर करेक्ट दे आओगे। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम इस क्वेश्चन की कि उदासीन घोल का जो पीएच होता है वह कितना होता है। तो उदासीन घोल का पीएच 7 होता है। 7 से कम होते हैं अम्ल, 7 से अधिक होते हैं क्षारीय, और 14 यहाँ पर पीएच जो है वह आपका होता है किसका, देख लीजिए, तो ड्रेन क्लीनर का जो होता है वह 14 पीएच होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सेशन में हमने 25 क्वेश्चंस को कवर किया है। ये सेशन हमारा बरकरार रहेगा शाम को 7 बजे, आप भूलिएगा नहीं, 7 बजे फिर से मिलेंगे इसी सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको इस पीएच स्केल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।